CH1 मस्तिखोर वान्या एक लड़की गार्डन में बैठी अपने कानों में हेडफोन लगाए काफ़ी तेज आवाज़ में गाने सुन रही थी और साथ ही साथ कुछ लिख भी रही थी। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं था। इतने में ही एक लड़की उसकी तरफ तेजी से आई और उसका हेडफोन उसके कानों से हटा के उसके गले में लटका दिया। जब पहली वाली लड़की का ध्यान भंग हुआ तो उसने अपनी आंखों में गुस्सा लेकर अपनी नज़र घुमाकर उस सामने वाली लड़की का चेहरा देखा तो उसका गुस्सा छट गया। बदले में उसने अपनी आंखों में मासूमियत टपकाते हुए दांत दिखा दिए। पहली लड़की, यार वन्या फिर वही बात, तू कब सुधरेगी? तुझे 1000 बार कहा है ये हेडफोन लगा कर सब मत बुलाकर, तेरे आसपास और भी दुनिया बसती है लेकिन तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तो मिलिए कहानी की नायिका से। वन्या कपूर ये जितनी समझदार है उतनी चुलबुली भी। बोले तो मस्तीखोर ये फिलहाल MBA में है, फिर इन्हें अपना सपना पूरा करना है CEO बनने का। बात करें हमारी हीरोइन के नैन नक्श की तो वन्या 24 साल की है और वन्या की हाइट 5 फुट 7 इंच है और इनका फिगर 0 है। दूध जैसी गोरी और इनके दोनों गालों में डिंपल पड़ते हैं। पहले ये मोटी थी जिसकी वजह से सब वन्या को बुली करते थे इसके स्कूल टाइम में। इनकी वेट लॉस जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वन्या ने बड़े प्यार से कहा, कृति तुझे तो पता ही है मैं म्यूजिक के बिना नहीं रह सकती और लिखना मुझे सुकून देता है, इसलिए मैं ये दोनों काम साथ करती हूँ। कृति ने अपने सर पर हाथ रखते हुए आगे कहा, हो गया तेरा, तू थकती नहीं है क्या? नए नए बहाने ढूंढ कर तेरा ये रोज का है सुबह सुबह अपनी ही दुनिया में गुम हो जाना और फिर कृति के कहने से पहले ही वन्या बोल पड़ी, बहाने मारना, कहकर खिलखिलाकर हंस दी। फिर वन्या ने आगे कहा, अच्छा अब बस कर, ये बता मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तेरा तो प्रैक्टिकल है और पढ़ने की बजाय यहाँ क्यों मुझे ढूंढ रही है? ये सब कहते हुए वन्या अपने आप को और अपने कपड़ों को ठीक कर रही थी क्योंकि कृति लगातार उसे घूरे जा रही थी जिसे वो असहज हो रही थी। कृति ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, तुझे नहीं पता क्या हुआ? तो वन्या ने अपनी गर्दन न में हिला दी। कृति लगभग उस पर भड़कते हुए बोली, तेरे रॉकस्टार को तेरी जरूरत है इसलिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर तुझे आवाज दी। अभी कृति की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वन्या अपना सामान बैग में रखते हुए हड़बड़ी में बोली, पहले नहीं बोल सकती थी? कब से बातों में उलझा रखा है। फिर वन्या अपने आप में बोली, भाग बेटा वरना आज तेरी वॉट लगेगी। बोलती हुई बैग पैक कर भागने लगी कि कृति ने उसे लपक कर पका, शांत मेरी गदाधारी भीम, शांत हो जा। वन्या थोड़ा परेशान होते हुए बोली, यार तू शांत होने को कह रही है? वह मेरे रॉकस्टार की शादी हो जाएगी 2-3 लड़कियों से। वन्या की बात सुन कृति हंसते हुए बोली, सही है ना, इसी बहाने तेरी बला टलेगी। और ये बता तू करनाल जा रही है ना? ये लाइन और करनाल का सुनकर वन्या को एक फ्लैशबैक हिट हुआ। एक लड़के की आवाज, तो मेरी वो बला है जिसे मैं कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। फिर एक लड़की की आवाज, तुझ जैसी मोटी लड़की से कौन प्यार करेगा? तुझे तो ठीक से लड़कों से बात करना भी नहीं आता है। फिर एक आवाज आई, यार प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाओ। फिर एक आवाज आई, मेरी जंगली बिल्ली। ऐसे ही कई सारी आवाजें उसके जहन में गूंज रही थी, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर वन्या ने उन्हें बहने की इजाजत नहीं दी। वन्या ने जल्दी से खुद को संभाल वापस से अपने में चुलबुलापन का तड़का लगाते हुए बोली, वो मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, कहते हुए जल्दबाजी में निकल गई। कृति वन्या के चले जाने के बाद खुद से बोली, कब तक छुपाएगी अपना ये अनकहा दर्द? मुझे पता है तूने आज भी अपने शहर को और उनसे जुड़ी यादों को संजो कर रखा है। इतनी ही याद आती है वन्या तो चली जा लौट कर, मुझे यकीन है वो शहर आज भी तेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर खुद से निश्चय करते हुए कृति बोली, इस बार तुझे उनका सामना करने जाना ही होगा। इधर वन्या जैसे ही यूनिवर्सिटी के हॉल में पहुंची तो जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वहां लड़कियां एक लड़के के आसपास मंडरा रही थी जैसे वो कोई शहद हो। कहीं लड़कियां तो सच में मधुमक्खी बनकर उस शहद की रखवाली भी कर रही थी, मतलब कि उस शहद का ध्यान सिर्फ हम पर ही रहे, कहीं कोई और मधुमक्खी उस शहद को चुरा ना लें। इतने में ही उस शहद ने यानी उस लड़के ने वन्या को देख लिया और दूर से ही उस लड़के ने चीख कर कहा, हे वाल्ड कैट। ये नाम सुनकर वन्या ने अपना सिर पीट लिया। वन्या ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़का कभी भी नहीं सुधर सकता। अपने आप को समझता क्या है? मेरा तो मन करता है इसे यहीं पर इसी हालत में छाइट दूं। CH2 रॉकस्टार वन्या ने जब अपने लिए जंगली बिल्ली वाल्ड कैट सुना तो उसका मन कर रहा था इस शहद की चटनी बना दे, लेकिन फिर उसने इन ख्यालों से अपना सिर झटका और अपनी जलती निगाहों से उस शहद को घूरा जैसे कह रही हो, अगर तुमने मुझे इस नाम से एक और बार बुलाया तो तुम्हारा कत्ल होने से ये मधुमक्खी अभी नहीं रोक पाएगी। चलिए पहले मिलते हैं वन्या के रॉकस्टार से और हमारे प्यारे शहद से। इन शहद महाशय का नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा है और हाँ, ये हमारे के एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं है, ये हमारी कहानी और हमारी वन्या के सिद्धार्थ मल्होत्रा है और ये 28 साल के हैं। वेल बात करें इनके आंखों की तो दिखने में ये एक एक्टर ही है, मतलब इनकी पर्सनालिटी एक्टर जैसी ही है, लेकिन हमारे शहद ने कभी घमंड नहीं किया। इनकी हाइट 5 फीट 6 इंच है, सही कसा हुआ बदन, डोले शोले एकदम रापचिक, इनके हल्के लंबे बाल हौले हौले इनके माथे को चूमते रहते हैं जिससे इनकी पर्सनालिटी को 4 चौद लग जाते हैं। बस एक कमी है हमारे शहद में, इनके 6 पैक एबस की जगह 4 पैक एबस है जिन्हें ये 6 करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
अब आप इनकी पर्सनैलिटी देखकर और इनका रॉकस्टार नाम सुनकर जरूर धोखा खा गए होंगे कि ये या तो अच्छे सिंगर होंगे या अच्छे एक्टर, तभी तो इनकी रगल्स फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है। पर आप सबका गैस यह गलत है, ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारे शहद कार्डियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, बोले तो हट स्पेलिस्ट। मतलब वापस चलते हैं कहानी पर। सिद्धार्थ ने वन्या की जलती निगाहें खुद पर जब महसूस करी तो खुद में सोचते हुए बड़बड़ाया, अब मैंने क्या किया जो मेरी वाइल्ड कैट मुझे जानलेवा इंटेंशन से घूर रही है, जैसे किसी भी वक्त मार डालेगी। फिर उसने ज्यादा न सोचते हुए कहा, घूरना तो मुझे चाहिए, ये सुबह नहीं आई मुझसे मिलने, इसलिए मुझे आना पड़ा और फिर मैं यहाँ फंस गया। फिर हमारे शहद ने डबल घूरा वन्या को, जैसे कह रहा हो ये सब मधुमक्खियों तुम्हारी वजह से आई है, अब इन्हें भगोगी भी तुम ही। वन्या ने जैसे उसकी मन की बात जान ली हो, इसलिए वो तुरंत भागी उसकी तरफ और भीड़ में घुसकर लगातार कोशिश करते हुए पहुंच गई अपने रॉकस्टार के पास। सिद्धार्थ से आगे पहुंचकर वन्या ने भारी मगर शांत आवाज में सभी लड़कियों को देखते हुए कहा, आप सब जिस जगह खड़ी है वहां से 3-3 कदम पीछे की ओर हो जाए। अगर किसी ने मेरा कहा ना माना तो इसका अंजाम आप लोगों को अपनी फाइनल मार्कशीट में बहुत अच्छे से दिख जाएगा। सभी ने वैसा ही किया जैसा वन्या ने कहा था। सभी लड़कियां 3 कदम पीछे हो गई। जहां कुछ देर पहले हॉल में एक झुंड दिख रहा था वही अब हॉल भरा भरा लग रहा था। अब इतना स्पेस था कि 2 लोग आराम से आ जा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी ने वन्या की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली। वन्या अपने डिपार्टमेंट की हेड है, जिसकी वजह से सभी के रिकॉर्ड उसके पास होते थे, जिसका फायदा वन्या सिर्फ सिद्धार्थ की बार पर या अपना काम निकलवाने के लिए उठाती थी। पूरा कॉलेज जानता था वन्या और सिद्धार्थ एक दूसरे के लिए क्या है। सिद्धार्थ की पहचान हर कोई जानता था, जिसकी वजह से कोई भी प्रोफेसर कुछ नहीं कहता था जब तक कोई बड़ी बात ना हो। दरअसल काफी टाइम से ऐसा होता आया था, जब भी सिद्धार्थ आता था वन्या से मिलने ये भीड़ ऐसे ही लगती थी और लगे भी क्यों ना, आखिरकार सिद्धार्थ कॉलेज का हैंडसम हंक है और कॉलेज के ट्रस्ट का भतीजा, ये कॉलेज उसके बड़े पापा का है। सिद्धार्थ की पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। अब उसका ज़्यादातर आना जाना हॉस्पिटल में था प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग के लिए। उसका कॉलेज आना बहुत कम हो गया था और सिद्धार्थ की इसी हरकत के लिए वन्या उसे कॉलेज में मिलने के लिए नहीं बुलाती थी, क्योंकि जब भी सिद्धार्थ कॉलेज आता था रोज एक नया सियापा होता था। इस बार भी वन्या ने उसे मिलने के लिए एक कैफे बुलाया था, लेकिन वो ना जा पाई। इसी सियापे से परेशान होकर वन्या ने सिद्धार्थ का कॉलेज आना बैन कर दिया था और वैसे भी वन्या चाहती थी कि सिद्धार्थ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करें। पर सिद्धार्थ चेहरा दीख जब तक वो दिन में वन्या से मिलकर उससे 2-4 गालियां न खा ले, सिद्धार्थ का दिन नहीं गुजरता था। दिन की बात तो छोटे, ये महाशय रात को भी किसी भी समय वन्या से मिलने के लिए प्रकट हो सकते हैं। वन्या के हॉस्टल का एक नियम था कि शाम को 5 बजे के बाद कोई हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वन्या को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि उसे चंडीगढ़ देखना था, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाना होता था, ऐसे बहुत से कारण। जब वन्या ने इस बारे में सिद्धार्थ को बताया तो पता नहीं सिद्धार्थ ने ऐसा क्या किया कि अब कभी भी वन्या को हॉस्टल से शाम को निकलना होता है वो बस एक कॉल सिद्धार्थ को करती थी और उसकी वार्डन आसानी से उसे जाने देती थी। कई बार वन्या ने सिद्धार्थ से पूछा भी था, ऐसा क्या कहा दिया वार्डन को तुमने? तो सिद्धार्थ ने बात को घुमाते हुए मुस्कान के साथ कहा, तेरी वार्डन मुझ पर फ्लैट हो गई है, अब बस तू बची है, जिससे पता नहीं क्यों मुझ में कुछ अच्छा नहीं दिखता फ्लैट होने के लिए। ये सब कहते हुए सिद्धार्थ वन्या को अपने डोले दिखा रहा था। वन्या ने मुस्कान के साथ कहा, गेट आउट। सिद्धार्थ मुंह बनाकर बोला, लगता है चश्मा दोबारा लगवाना पड़ेगा तभी तू मुझ पर फ्लैट होगी। CH3 सच या सपना। वन्या और सिद्धार्थ उस भीड़ से निकलकर एक हॉल की तरफ जाने लगे, तभी सिद्धार्थ का पैर एक सीढ़ी पर लगा और वो गिरने ही वाला था कि वन्या जोर से रॉकस्टार चिल्लाकर उठ गई। उसने जब अपने आप को देखा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया वो कहाँ है। इस वक्त वन्या शीशे के सामने खड़ी थी और अपने आप को दुल्हन के जोड़े में देखकर हैरान रह गई। उससे तो समझ ही आया कि वो अभी कॉलेज में थी सिद्धार्थ के साथ और अब वो करनाल में है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नींद में हो और बहुत बुरा सपना देख रही हो। वो बस इसी आस में थी कि कोई आए और उसे इस सपने से आज़ाद कर दे। उसे बस इस बुरे सपने को और नहीं देखना था, उससे इस सपने से जागना होगा। उसने बार बार अपने आप को जगाने के लिए अपने चेहरे पर पानी की छींटें मारी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो जैसी जोड़े में सजी थी वैसी ही सजी रही। हाँ, ये सब सच था, कोई सपना नहीं, सपना वो था जो अब तक वन्या देख रही थी। वन्या दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वन्या ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिसका दुपट्टा को साड़ी के तरीके से सेट किया हुआ था। उसकी कमर पर कमरबंद था। हाथों में कलीरें और लाल रंग का चूड़ा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, जिसका रंग बहुत ही गहरा चढ़ा था। माथे की पट्टी के साथ मांग टीका अटैच था। होठों पर डार्क कलर की लिपस्टिक। ये कहना गलत नहीं होगा कि वन्या सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। उसने पूरे 16 श्रृंगार कर रखे थे, लेकिन कमी थी तो वो बस उसकी मुस्कान की थी, जो कि कहीं गुम हो गई थी। लेकिन वन्या किसे शादी कर रही है? क्या उसकी शादी सिद्धार्थ से हो रही है? ये सब सिर्फ और सिर्फ सवाल रह गए थे जिनके जवाब देने वाला कोई नहीं था।
इतने में ही उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी मम्मी आई उससे अपने साथ ले जाने के लिए। उसे अपनी मम्मी को रोक कर कहा, मम्मी कहाँ ले जा रहे हो मुझे, और सिद्धार्थ कहाँ है, मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, अभी मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, आप सबके साथ बोलो ना मॉम क्या हो रहा है ये सब। उसकी मम्मी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे, शायद आंसू ही जवाब बनकर आए थे, बस समझने वाला चाहिए था। वन्या ने जब अपनी मां को कुछ कहते न सुना तो उसने अपना फ़ोन उठाया और सिद्धार्थ का नंबर ट्राई करने लगी, जो कि रॉकस्टार के नाम से सेव था, लेकिन यहाँ भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके दिमाग में कृति का ख्याल आया। वन्या ने कृति को भी कॉल करे पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। अब सिर्फ वन्या के पास एक ही रास्ता था, अपनी मम्मी के साथ जाना, तब भी उसे कुछ पता चल पाएगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का अपने कमरे में शेरवानी डाले अपने काम में मगन था। उसके उंगलियां उसके लैपटॉप पर इस कदर नाच रही थी मानो वो कोई पियानो बजा रहा हो। तभी उस कमरे में कुछ लड़कों का ग्रुप दाखिल होता है और उस लड़के के पास जाकर कहते हैं, समक्ष आज तो लैपटॉप को छुट्टी दे दे, आज तेरी शादी है, जल्दी कर हम लेट हो रहे हैं। समक्ष उन सबको देखते हुए कहा, बस हो गया, तुम सब मीटिंग में जाओ और वो डील हमें ही मिलने चाहिए। सब उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। तभी एक लड़का जिसके थोड़े लंबे बाल थे वो आगे आया और उसने डेविल स्माइल करते हुए कहा, आज तो मेरे यार की शादी है। ये कहकर उस लड़के ने समक्ष के गले में बाहें डाल दी। समक्ष ने उसे झटका दिया और कहा, अगर तुमने इस बार कोई गड़बड़ की तो तुम्हें लंदन जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इंट्रोडक्शन करवती हूँ आप सबका। समक्ष सचदेवा से, इनके नाम की तरह इनकी हाइट भी 6 फीट लंबी है और ये बिजनेस वर्ल्ड के शिखर पर है। इनकी ताकत का अंदाज लगाना मुश्किल था। समक्ष सचदेवा बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ माफिया वर्ल्ड से भी रिलेशन रखता था, बस इन्होंने कभी अपनी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी। तो बहुत कम लोग हैं जो बाय फेस जानते हैं, बाकी नाम तो हर कोई जानता है। इनके मस्कुलर बॉडी है, 8 पैक एब्स अलग ही आकर्षक बनाते हैं। इनकी आंखों का कलर हल्का ब्राउन है और शार्प जॉलाइन के साथ हल्की बियर्ड इन पर अलग ही कहर दहाती है। ये वन्या से शादी क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। वही लंदन जाने का नाम सुनकर वो लड़का मुंह बनाकर बैठ गया और फिर उसने कहा, यार कम से कम भाभी से तो मिलवा दे, आखिरी हम भी देखे कौन है जिसने तुझे क्लीन बोल्ड कर दिया पहली ही बॉल में। समक्ष ने उसे एक अजीब सा लुक देकर इग्नोर कर दिया और बाकी लड़कों को देखकर कहा, सिक्योरिटी टाइट कर दो और ध्यान रहे कोई भी बॉडीगार्ड नजर नहीं आना चाहिए। अगर वो मुझे नजर आया तो आज के बाद दुनिया में नजर नहीं आएगा, और हाँ जब तक मैं ना चाहूँ तुम में से कोई भी उससे नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड। तो सबने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर समक्ष वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वन्या को मंदिर में ले जाया गया। मंदिर को इतना सजाया नहीं गया था, बस हल्की फुल्की सजावट की गई थी। वन्या कार से उतरने के बाद हर एक चीज को बड़े ध्यान से नोटिस कर रही थी, मानो वो हर एक चीज में अपने सवालों के जवाब खोज रही हो। तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ता है। जब उसने नजर उठाकर सामने देखा तो उसके पापा उसका हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। उसने अपने पापा को अच्छे से नोटिस किया और बीच रास्ते में ही हाथ छुड़ा कर कहा, पापा ये सब क्या हो रहा है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप सिद्धार्थ को समझाओ ना। उसके पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वन्या की तरफ थोड़ी देर देखा, फिर दोबारा वन्या का हाथ पकड़कर उससे अपने साथ ले जाने लगे। वन्या नरेंद्र जी के साथ साथ जाते भी बस एक ही बात बोली जा रही थी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, कोई रॉकस्टार को समझाओ ना प्लीज। ये सब बोलते बोलते उसका गला भराया और आंसू तो लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। वन्या मंदिर के अंदर जाने के लिए कदम उठाने ही वाली थी कि उसने सामने सिद्धार्थ की मां दर्शनी जी को देखा और उन्हें देखकर हैरान रह गई। वन्या भागकर सिद्धार्थ की मां के पास गई और उन्हें पकड़कर कहा, मां आपको क्या हो गया है, आप ये सिंपल साड़ी पहनकर क्यों खड़े हो। दरअसल वन्या सिद्धार्थ की मां को मां ही कहती थी और वो हमेशा डार्क कलर की साड़ी पहनती है, लेकिन आज उन्होंने फीके रंग की साड़ी पहनी हुई थी, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ थी। वन्या ने फिर कहा, आज तो आपके बेटे की शादी ना कहा है सिद्धार्थ, उसे बुलाए न, मुझसे उससे बात करनी है प्लीज माँ, उसे बुलाए ना। दर्शनी जी वन्या की ऐसी हाल देखकर रो पड़ी। CH4 शादी। दर्शनी जी को रोते देख वन्या उन्हें चुप करवाते हुए बोली, माँ आप रो क्यों रही है, बताइए ना ये सब क्या हो रहा है, और सिद्धार्थ कहाँ है, मुझे अभी इसी वक्त सिद्धार्थ से मिल। अभी वन्या बोल ही रही थी कि उसे सामने से रुद्राक्ष आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर ही लग रहा था कि वो यहाँ बहुत हड़बड़ी में आया है। रुद्राक्ष की सांसें तेज चल रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, वो खुद पसीने में लथपथ था। वन्या ने उसे जाकर गले लगा लिया और कहा, रुद्र कहाँ था तू, और ये बता सिद्धार्थ कहाँ है, बताना, बोलना बोल क्यों नहीं रहा है। चलिए पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपको रुद्राक्ष मल्होत्रा से। ये सिद्धार्थ के छोटे भाई हैं और इनकी वन्या से बहुत बनती है। दोनों मिलकर खूब शरारतें करते हैं और साथ में मिलकर सिद्धार्थ को परेशान भी। वन्या रुद्राक्ष को रुद्र बुलाती प्यार से और रुद्र वन्या को मगू कहता है। क्यों कहता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। रुद्र कुछ बोलने ही वाला था कि दृशनी जी ने नामे गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो अभी कुछ मत बोलना। रुद्र अपनी मां की बात मानकर चुप रहा और वन्या को खुद से अलग करके बिना देखे बिना कुछ बोले चला गया मंदिर की ओर। वन्या को समझ आ गया कोई कुछ नहीं बताएगा, लेकिन क्यों कोई कुछ नहीं बता रहा ये समझ नहीं आ रहा था।
वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के एक महल के एक बड़े से कमरे में एक बूढ़ा आदमी एक किताब लेकर बैठा था। उसके चेहरे की झुर्रियां साफ उसकी उम्र बयान कर रही थी। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। एक साइड लैंप के पास कुर्सी पर बैठ वो किताब लेकर अपनी किसी सोच में मगन थे। तभी एक आदमी जो कि अधेड़ था उसने हल्का दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गया। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी सोच से बाहर आया और सामने आदमी को देखकर कहा, बोलो मोहन, क्या खबर लाए हो। मोहन अपना सर झुकाकर, बॉस छोटे साहब शादी कर रहे हैं आज। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और कहा, ये होना लिखा ही था, बस थोड़ा जल्दी हो रहा है। जाओ मिठाइयाँ बतावाओ, इस एम्पायर को उसकी मालकिन मिल रही है। मोहन सर झुकाकर वापस बाहर चला गया। वो बूढ़ा आदमी अपनी किताब बंद करते हुए बोला, दोनों बराबर है, यही बराबरी विनाश का कारण बनेगी। वही मंदिर में वन्या ने फैसला कर लिया था कि अब वो खुद अपने सवालों के जवाब खोजेगी। वो अब और नहीं रुक सकती। यही सोचकर वन्या मंदिर के अंदर चली गई और उस सेहरे वाले लड़के के पास जाकर उसे दो टक देखा। ये सिद्धार्थ नहीं था, ये वन्या अच्छे से जानती थी। तो फिर ये कौन था आखिर? ये जाने के लिए वन्या ने सेहरा हटाकर फेंक दिया और जब उसने उस लड़के का चेहरा देखा तो वन्या ने अपने कदम पीछे ले लिए। वन्या को ऐसा करता देखता समक्ष ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, मानो वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो। वन्या दीवार के सहारे खड़े होकर एकटक समक्ष को देखे जा रही थी। तभी वन्या को कुछ धुंधली तस्वीरें, कुछ धुंधली बातें याद आने लगी। वन्या अपना सर पकड़कर चिल्ला उठी क्योंकि इन सब की वजह से वन्या को सर में बहुत दर्द हो रहा था। समक्ष तुरंत अपनी जगह से उठ गया और जाकर वन्या को उसके कंधे से पकड़कर अपने करीब कर लिया। वन्या ने सर उठाकर समक्ष को देखा। वन्या और समक्ष दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, दोनों ही एक दूसरे में खो गए थे। वन्या भी अब अपना दर्द भूल गई थी, लेकिन जैसे ही वन्या को होश आया वो अपने आप को समक्ष के इतने करीब देखकर खुद को उससे दूर करने लगी। लेकिन समक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने अपनी पकड़ वन्या पर मजबूत कर ली और वन्या की आंखों में देखकर उसने हल्के से अपनी गर्दन नामे हिला दी। ये देख न जाने वन्या को क्या हुआ, वो एकदम शांत हो गई। जो वन्या अब तक संघर्ष कर रही थी समक्ष की बाहों से आजाद होने के लिए, अब वो खुद मंडप में जाकर बैठ गई। समक्ष भी जाकर वापस अपनी जगह बैठ गया, पर अब समक्ष के सर पर पगड़ी नहीं थी। कुछ देर पहले वन्या ने उसे उतार कर फेंक दिया था। समक्ष उठने ही वाला था अपनी पगड़ी लेने के लिए कि पंडित जी बोले, आप बार बार अपने स्थान से नहीं उठ सकते, ये अशुभ माना जाता है। समक्ष वापस बैठ गया। तभी समक्ष के सर पर किसी ने पगड़ी डाली। समक्ष ने देखा तो वो रुद्र था। रुद्र को पगड़ी डालते देख समक्ष ने अपनी पलकें झपका दी। रुद्र भी एक नज़र वन्या को देख वापस अपनी जगह चला गया। वन्या को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक जगह पत्थर की मूरत बनकर बैठी थी, जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। पंडित जी ने बाकी शादी की रस्में करवाए। अब बारी थी फेरों की। समक्ष अपनी जगह से उठ गया, लेकिन वन्या अपनी जगह से नहीं हिली। इससे पहले सुमित्रा जी आगे आती। समक्ष ने वन्या का हाथ पकड़कर उसे उठाया और फेरे लेने लगा। समक्ष ने वन्या का हाथ इतना कसकर पकड़ा था मानो वो उससे जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। फेरे होने के बाद मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म हुई। पंडित जी ने कहा, आज से आप पति पत्नी हैं। विवाह संपन्न हुआ। अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करे। समक्ष ने वन्या को उठाया और सबसे पहले सुमित्रा जी और नरेंद्र जी के पास गया। नरेंद्र जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी को खुश रखना प्लीज। समक्ष ने उनके हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुमित्रा जी वन्या को गले लगाकर रो पड़ी। पर थोड़ी देर बाद जब उन्हें वन्या में कुछ हलचल महसूस न हुई तो उन्होंने वन्या को अपने से अलग करके देखा और हैरान रह गई। वन्या का सर पीछे की तरफ झुक गया और वन्या पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि समक्ष ने उसे आकर थाम लिया। वन्या बेहोश हो गई थी। समक्ष जल्दी से वन्या को गोद में उठाकर कार की तरफ भागा। समक्ष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में फिक्र साफ देखी जा सकती थी। चफाइब जान को खतरा। समक्ष ने हॉस्पिटल के आगे कार रोकी और वन्या को हॉस्पिटल के अंदर लेकर भागा, क्योंकि अब तक वन्या की नाक से खून बहना भी शुरू हो गया था। वन्या को देखते ही डॉक्टर जोशी ने समक्ष से कहा, आप बाहर ही रुकिए, मैं पेशेंट को चेक करता हूं। इतने में सभी घरवाले भी अस्पताल पहुंच गए। सुमित्रा जी, नरेंद्र जी, रुद्र, दर्शनी जी और समक्ष, ये सब आईसीयू के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। सभी की आंखों में सिवाय फिक्र के और कुछ नहीं था। सुमित्रा जी ने रोते हुए कहा, ना जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को, मेरी हंसती खेलती बच्ची पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पता नहीं कैसे वो ये सब सहेगी, जब उसे सच पता चलेगा। ये सब कहते सुमित्रा जी कुर्सी पर बैठ गई। नरेंद्र जी ने उन्हें संभलते हुए कहा, हिम्मत मत हारो, जब हमारी बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी तो तुम कैसे हार सकती हो। हमारी बच्ची बहुत स्ट्रांग है, सबसे लड़ जाएगी। अगर उसने तुम्हें ऐसे रोते हुए देखा तो उसकी हिम्मत तुम्हारे आंसुओं पर हार जाती है और उससे अभी हारना नहीं है। तभी डॉक्टर जोशी रूम से बाहर आए। सब ने उन्हें घेर लिया और लगातार सवाल पूछे। डॉक्टर जोशी ने सबको एक नज़र देखकर कहा, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं।
अभी उसे सब कुछ सच जाने के लिए अपने बीते वक्त में जाना होगा और एक एक पहलू दोबारा जीना होगा। जब तक कि उसे सब याद नहीं आ जाता हम आगे इलाज नहीं कर सकते। और अगर हमने ऐसा किया तो उसका ब्रेन प्रेशर में आकर काम करना बंद कर देगा। फिर शायद उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर ऐसा होता भी क्यों ना, वन्या सबकी जान है जिसकी हल्की सी खरोच भी इन सबको चिंता में डाल देती है, और आज उसकी जान जाने की बात सुनकर इन सबकी जान जा रही थी। दर्शनी जी रोते हुए बोली, ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मैं एक बेटे को पहले ही खो चुकी, अब दूसरी बेटी को भी नहीं खोना चाहती। डॉक्टर जोशी उनकी बात सुनकर बोले, देखिए मैं एक डॉक्टर हूं, सच्चाई बताना मेरा काम है। और हम सब वन्या की हालत बहुत अच्छे से जानते हैं। समक्ष जो अब तक चुप खड़ा सभी बातों को गौर से सुन रहा था, उसने पूछा, डॉक्टर जोशी से क्या कोई रास्ता नहीं है वन्या को इन सब से बाहर निकालने का? ये सब पूछते हुए समक्ष के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। डॉक्टर जोशी ने थोड़ा परेशानी में आकर कहा, एक रास्ता है, जैसा कि मैंने कहा वन्या को एक एक पहलू दोबारा जीना होगा सच्चाई जाने के लिए। इसके लिए हमें वन्या को नींद में रखना होगा और हम उसके दिमाग को कंट्रोल कर उसे सच्चाई तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर रुद्र ने पूछा, लेकिन क्या? डॉक्टर जोशी फिर बोले, लेकिन एक खतरा है, अगर वो नींद से जागी ही ना, यानी चांसेस हैं कोमा में भी जाने के, लेकिन अगर वो ठीक टाइम पर जाग गई तो वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। ये सब सुनकर सब ने अपने कदम पीछे ले लिए। कोई भी फैमिली मेंबर ये नहीं चाहता था कि वन्या जीते जी मर जाए। लेकिन समक्ष वही का वही खड़ा रहा और उसने डॉक्टर को कहा, आप उससे नींद में रखें और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। ये सुनकर सब समक्ष को ऐसे देखने लगे मानो वो कोई दुश्मन हो उनका। आखिर यहाँ बात उनकी बेटी की थी, लेकिन समक्ष ने बिना फैसला किया अपना फैसला सुना दिया। समक्ष ने जब सबको खुद को ऐसा देखते पाया तो उसे बस कुछ शब्दों में अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। डॉक्टर ने कहा, चांस है, श्योरिटी नहीं। ये कहने के बाद समक्ष वहां से वन्या के कमरे की तरफ चला गया। अंदर एक नर्स वन्या के पास थी। समक्ष को देख उसने कहा, आपके पास 2 मिनट है, इसके बाद पेशेंट से कोई नहीं मिल सकता। ये कहकर वो नर्स चली गई। समक्ष धीरे से वन्या के पास आकर बैठा और वन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर एकटक वन्या को देखता रहा। समक्ष की आंखों में शिद्दत और दर्द देखा जा सकता था। वो वन्या को इस कदर देख रहा था जैसे उसने पहली बार कोई इतना खूबसूरत इंसान देखा हो। शायद ये सच भी था। समक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, वन्या के कान में बहुत धीमे से कहा, तुम्हें इस नींद से जागना होगा। मैं तुम्हें 7 दिन दे रहा हूं। इसके बाद मुझे मेरी बीवी मेरे पास चाहिए, बहुत पास। ये कहकर समक्ष ने वन्या का हाथ चूम लिया और अपने हाथ की एक अंगूठी उतारकर वन्या की रिंग फिंगर में पहना दी। फिर समक्ष धीरे से वन्या का हाथ नीचे रख उठकर वन्या के चेहरे के बेहद करीब जाकर कहा, पता नहीं इस नींद से जागने के बाद तुम मुझे पति होने का हक दोगी या नहीं, लेकिन मैंने खुद को ये हक दे दिया है। ये कह समक्ष ने बड़ी शिद्दत से वन्या का माथा चूम लिया। ये एहसास समक्ष के लिए नए थे। हो भी क्यों ना, वो अपनी 28 साल की उम्र में पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आया है। इसके बाद समक्ष बिना किसी की तरफ देखे हॉस्पिटल से चला गया। समक्ष हॉस्पिटल के बाद अपने एक घर में चला गया जो कि शहर से थोड़ा दूर था और जहां उसके सारे दोस्त मौजूद थे। ये घर समक्ष ने वन्या की वजह से ही लिया था। क्यों, ये तो समक्ष ही जाने और मैं जानूं। समक्ष जब घर के अंदर गया तो उसके सभी दोस्त हाल में बैठे मिले। उनकी सभी तरफ देख समक्ष ने अपने फोन से अपने असिस्टेंट को कॉल किया और कहा, कम टू माई हाउस राइट नाउ। ये कहकर समक्ष अपने कमरे में चला गया। वही सभी दोस्त समक्ष को ऐसे देखकर हैरान रह गए क्योंकि उन सब ने समक्ष की आंखों लाल देखी थी, जैसे वो बहुत गुस्सा या दर्द छुपाए बैठा हो। उनमें से एक दोस्त बोला, यार ऐसा क्या हो गया जो ये ऐसे डेवल बने घूम रहा है? कहीं शादी कैंसिल तो नहीं कराया? पक्का भाभी भाग गई होगी इसका ये शैतान रूप देखकर। तभी जो दूसरा दोस्त जो उसके साथ बैठा था वो बोला, अबे चुप कर, समक्ष ने सुन लिया न तो भगा भगा कर मारेगा। तभी उन्हें सोहम आता दिखाई दिया जो कि समक्ष का पर्सनल असिस्टेंट है। उसको देख सब एक साथ बोले, आओ महाराज, आपकी ही कमी थी। तो सोहम ने कुछ नहीं कहा। तभी एक दोस्त ने कहा जिसका नाम निमित था, सोहम को देखकर तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। जब देखो बॉस बॉस करते घूमते रहते हैं। तुम्हारा बॉस अब शादीशुदा है, उसकी अपनी भी पर्सनल लाइफ है। अब जाओ खुद भी घूमो और बॉस को भी नई नई शादी एंजॉय करने दो। तभी सोहम ने उनको कुछ ऐसा बताया जिसे सुन उन सब